हेलो एवरीवन, सीडीपी की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साइकोलॉजी में आपने तीन वर्ड बहुत सुने होंगे, आकलन, मापन और मूल्यांकन। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आकलन से। तीनों को हम पढ़ेंगे तो तीनों का अंतर भी आपको क्लियर हो जाएगा। आकलन क्या होता है पहले ये जानते हैं। आकलन का मतलब होता है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। अब ये तो सूचना एकत्रित करने की बात हो गई। छात्रों के संदर्भ में अगर हम बात करें, विद्यार्थियों के संबंध में बात करें, तो इसका मतलब क्या है कि छात्र प्रदर्शन पर यानी छात्रों से संबंधित सूचना हमने कलेक्ट की, फिर उनका जो प्रदर्शन है उस पर प्रतिक्रिया देना या प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये क्या है? ये आकलन है। छात्रों के संबंध में अगर देखें, हम क्या करते हैं आकलन में, छात्रों को जो है फीडबैक देते हैं। फीडबैक देने से फायदा क्या होता है? ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त करना है, और उनको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। तो जो हम अंतिम मूल्यांकन करते हैं उससे पहले उनमें सुधार कर सकते हैं हम आकलन के माध्यम से। मतलब यह है कि आकलन में जो फीडबैक दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है जिससे कि शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन से पहले क्या करा जा सके? सुधार किया जा सके। चलिए अब देखते हैं आकलन के उद्देश्य क्या होते हैं, पर्पस क्या है असेसमेंट करने का। तो आकलन के उद्देश्य को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: शिक्षण से पूर्व, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के उपरांत। यानी शिक्षण से पहले क्या उद्देश्य होंगे, शिक्षण के दौरान क्या उद्देश्य होंगे और शिक्षण के बाद में क्या उद्देश्य। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है शिक्षण से पूर्व में, अनुदेशन से पूर्व यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन देने से पूर्व हमें यह देखना है कि छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है, यानी छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना। दूसरा, अधिगम की कठिनाई को जानना। और तीसरा, अनुदेशन की योजना बनाना। इन तीनों को हम शिक्षण से पूर्व आकलन के उद्देश्य में शामिल करते हैं। शिक्षण के दौरान क्या उद्देश्य होते हैं आकलन के? तो जो अनुदेशन किया है वो कितना प्रभावशाली है यह जानने के लिए। दूसरा, अधिगम के दौरान जो छात्रों को समस्याएं आती हैं उनको जानने के लिए। और तीसरा, अनुदेशन की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के लिए। और चौथा है नैदानिक अनुदेशन। नैदानिक अनुदेशन का मतलब होता है डायग्नोस्टिक अनुदेशन के लिए। अब शिक्षण के बाद आकलन का क्या उद्देश्य है? तो शैक्षिक जो संप्राप्ति है वो कितनी हुई यह जानने के लिए। शैक्षिक संप्राप्ति के आधार पर छात्रों को ग्रेड देने के लिए। और जो हमारा संपूर्ण शिक्षण है वो कितना प्रभावशाली है यह जानने के लिए। और शिक्षक के स्वयं मूल्यांकन के लिए। यह है आकलन के उद्देश्य। अब आकलन जो है दो तरह से होता है, दो इसकी प्रक्रियाएं हैं जिनको नाम दिया गया है अधिगम का आकलन और दूसरा है अधिगम के लिए आकलन, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग। सॉरी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए, अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन, हम क्या करते हैं? इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है अधिगम के आकलन में और अधिगम के लिए आकलन में। चलिए देखते हैं दोनों का डिफरेंस, तो इनका जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। देखिए, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है ये कैसा उपागम है? पारंपरिक, परंपरागत जो चलता आ रहा है। जबकि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये नवीन कंसेप्ट है, नवीन उपागम है। ये जो है अधिगम का आकलन ये मुख्य रूप से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है, जबकि अधिगम के लिए जो आकलन है वो संज्ञानवादी और रचनावादी जो मनोवैज्ञानिक है उनकी देन है। अधिगम का जो आकलन होता है वो कब होता है?
निर्धारित अधिगम की समाप्ति पर। एक निर्धारित होता है कि इतना सीख लेंगे उसके बाद ही हम समाप्त हो जाएगा, जब उस पर हम आकलन करेंगे। जबकि जो हमारा अधिगम के लिए आकलन है ये सतत यानी कंटिन्यूस चलता रहता है और संपूर्ण अधिगम के दौरान चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि इतना सीख लेंगे तभी हम करेंगे, कभी भी हम कर सकते हैं। ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट अगर हम देखें अधिगम का जो आकलन होता है ये पश्चदर्शी है। पश्चदर्शी का मतलब क्या है कि अधिगम की समाप्ति पर क्या होगा, शिक्षक जो है वो छात्रों का आकलन करेंगे और आकलन करके उन्हें विभिन्न श्रेणियों में रखेंगे। जबकि जो अधिगम के लिए आकलन है ये होता है अग्रदर्शी। अग्रदर्शी मतलब इसमें जो है सतत आकलन जारी रहता है, चलता रहता है और उसके अनुसार छात्रों की उन्नति के लिए क्या करना है, उनमें आत्मविश्वास, अन्वेषण और रचनात्मकता में वृद्धि करने के अवसर प्रदान करने हैं। उन्हें अभिप्रेरणा देना है ताकि उनकी शैक्षिक उपलब्धि और ज्यादा बढ़े। स्वयं अधिगम की योग्यता को विकसित करना है उनके अंदर। लक्ष्य प्राप्ति और मानदंड की समझ को विकसित करना है। जो अधिगम का आकलन है इसकी जो प्रक्रिया है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सी होती है, चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे विशेष आवश्यकता वाले हो, चाहे किसी भी तरह के बच्चे हो, सभी के लिए एक सी होती है। इसमें क्या खास बात यह है कि इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, मतलब उनकी उपेक्षा की जाती है इसके अंदर। और इसमें मेनली रिटन यानी लिखित परीक्षा जो है इसका मुख्य आधार है। जबकि जो अधिगम के लिए आकलन है ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होता है। छात्र कैसे सीखते हैं इस बात पर केंद्रित होता है। अधिगम का आकलन इसकी जो प्रकृति है वो निर्णयात्मक होती है, यानी सीधा सीधा निर्णय आ जाता है उसमें। जबकि जो अधिगम के लिए आकलन है इसकी प्रवृत्ति विवेचनात्मक होती है, यानी बच्चे की प्रगति की हम विवेचना करते हैं कि ये इसमें अच्छा कर रहा है, इसमें से ध्यान देने की आवश्यकता है, यह और अच्छा कर सकता है, इस तरह से। अधिगम का जो आकलन है वो गैर उपचारात्मक है, यानी इसमें उपचारात्मक शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि जो अधिगम के लिए आकलन है उसमें नैदानिक और उपचारात्मक इन शिक्षण की व्यवस्था होती है। नैदानिक का मतलब होता है, नैदानिक को इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस्टिक, मतलब जो अधिगम संबंधी कमजोरियां हैं या समस्याएं हैं उनका पता लगाना, उनका डायग्नोसिस करना। और उपचारात्मक शिक्षण का मतलब यह है कि जो समस्याएं हैं या जो कमजोरियां हमें पता चली हैं उनको दूर करने के लिए विशिष्ट उपाय करना और सहायता प्रदान करना। तो ये व्यवस्था किसमें है, अधिगम के लिए आकलन में है, अधिगम का आकलन इसमें नहीं है। नेक्स्ट है अधिगम का आकलन जो होता है परिमाणात्मक होता है, यानी जैसे नंबर आ गए, मार्क्स मिले, उसके ऊपर आधारित है। इसमें ग्रेड मिलते हैं या अंक मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। जबकि जो अधिगम के लिए आकलन है वह गुणवत्ता परक होता है, उसमें गुणवत्ता को ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि छात्रों को फीडबैक मिलता है। फीडबैक मिलता है तो यह देखा जाता है कि उनकी शैक्षिक उपलब्धि के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विचार किया जाता है। क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, अपने अध्यापन को प्रभावी कैसे बनाया जाए, यह सब जो है अधिगम के लिए आकलन का अंग है। अधिगम का आकलन जो होता है यह शिक्षक केंद्रित होता है, इसमें छात्र जो है वो निष्क्रिय रहता है। जबकि जो अधिगम के लिए आकलन है इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं, दोनों की भागीदारी सक्रिय रूप से होती है। अब ऐसी भागीदारी करने के लिए क्या कर सकते हैं, सामूहिक गतिविधि का आयोजन किया जाता है, जिज्ञासा संतुष्टि के अवसर दिए जाते हैं, प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, चर्चा परिचर्चा की जाती है, शिक्षक और छात्र के मध्य संवाद होता है। इन सब के द्वारा क्या होता है, छात्र का सर्वांगीण विकास होता है, उसकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होती है, उसकी शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो ये था
असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग में तुलनात्मक अध्ययन। ये टॉपिक स्पेशल रूप से सीटेट के सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप इसका तुलनात्मक अध्ययन ध्यान से समझें, सुने और देखें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अधिगम के लिए आकलन, इस पर बहुत जोर है। इस समय सर्वांगीण विकास पर जोर है, और क्योंकि संज्ञानवादी और रचनावादी मनोवैज्ञानिकों की देन है, और आजकल की जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित हो गई है। और यह जो उपागम है या ये जो तरीका है, ये क्या है, छात्र केंद्रित ही है। इसमें छात्र को ही सक्रिय रखा जाता है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आप इन दोनों को ध्यान से समझें। मुझे लगता है कि इन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से आपको यह आसानी से इजी वे में समझ में आ जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। मापन, मूल्यांकन, इन सबको समझेंगे धीरे धीरे करते हुए, एक करके वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हमारी वीडियो को शेयर करना न भूलें, जिससे कि दूसरे आपके साथी बंधु भी इसका लाभ उठा सकें। तो इसलिए हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करें। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम अच्छा बता रहे हैं, तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।